ऐसा हो सकता है कि सर्जरी पूरी तरह से बाईपास हो जाए। ये पूरा जो हार्ट के प्रॉब्लम्स हैं, जो ब्लॉकेजेस है, उसको ट्रीट करने के लिए जब तक सर्जरी नहीं होगी वो इनकम्प्लीट है। अर्ली हमने पिकअप कर लिया तो हो सकता है कि दवाइयों से ट्रीट हो जाए। जैसे किसी का 30% ब्लॉकेज निकला। लोग डरते बहुत ज्यादा हैं, जैसे ही उसको बता दिया जाए कि भाई आपकी बाईपास करनी पड़ेगी। बट ये डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। टेक्नोलॉजी की वजह से इतना स्मूथ हो गया है। बाईपास सर्जरी या हार्ट की सर्जरी में एक रिवॉल्यूशन आ गया है। सिर्फ हार्ट ट्रांसप्लांट एक ऐसी सर्जरी है जब आपका हार्ट बिल्कुल ही फेल कर गया तब हार्ट ट्रांसप्लांट होता है। तो चांसेस ये है कि 10-20% वो हार्ट का पावर भी रिगेन हो जाता है और आप जो पहले कर पाते हैं वो सब कर पाते हैं। आप जब बाईपास करते हैं तो आप ग्राफ्ट लगाते हैं। ग्राफ्ट कहाँ से लिया जाता है? पाँव में नेचर ने वेन्स दी हुई है ब्लड सर्कुलेशन के लिए, तो बाईपास में उसका वो निकाल करके उसे स्पेशली ट्रीट करके उसको फिर जोड़ा जाता है। जो छाती के अंदर इंटरनल मेमोरी आर्टरी होती है, जो आर्टीरियल ग्राफ्ट्स बोलते हैं। लोग जब सुनते हैं तो उनको लगता है कि क्या कैल्शियम जाके जमा हो गया है, वो क्या है? इंडियन रेस की कद काठी के हिसाब से थोड़ी नैरो, तो इस वजह से भी ये प्रॉब्लम एक्सेंचुएट होती है। ऑफिस गए, चेयर पे बैठे, काम किया, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी की नहीं, तो व्यायाम मिसिंग है। एक बार एक मरीज की बाईपास हो गई तो दोबारा नौबत आ सकती है? एक बार बाईपास अच्छे से हो जाता है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है। उसमें पेशेंट को बार बार दिक्कतें आने के चांसेस या रीक्लॉटिंग के चांसेस कम होते हैं। स्टेंट भी 15, 16, 17 साल के बच्चों में भी डले हैं। मैंने खुद बाईपास सर्जरी आई हैव डन इन अ यंग बॉय हु वाज जस्ट 24 years old। वैसे तो हम चाहते हैं कि हमारा और आपका, हम सभी का दिल सलामत रहे। थोड़ा बहुत लाइफस्टाइल से, एक्सरसाइज और डाइट से, ज़रूरत पड़े तो दवाओं से, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसी नौबत आ जाती है कि दिल को सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। कौन सी ऐसी वजहें हैं जब तमाम मेडिकल एडवांसमेंट्स के बावजूद बाईपास सर्जरी की नौबत आ जाती है? किन मरीजों का इकलौता इलाज बाईपास सर्जरी ही हो सकता है? क्या स्टेंट के ज़माने में बाईपास सर्जरी हो रही है या पूरी तरह से सर्जरी बाईपास की जा सकती है? इन सभी सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ डॉक्टर मितेश शर्मा हैं, जो कि 28 साल से लंबे समय से कार्डियोथोरेसिक वैस्कुलर सर्जरी की फील्ड में काम कर रहे हैं और कैलाश हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। गुड मॉर्निंग पूजा जी, थैंक सर, यू। जैसे मैंने कहा कि हाँ, जितनी एडवांसमेंट हो गई है, हाँ जी। ऐसा हो सकता है कि सर्जरी पूरी तरह से बाईपास हो जाए? नहीं, ऐसा तो कभी होगा नहीं, क्योंकि आफ्टर ऑल सर्जरी की तो ज़रूरत पड़ेगी एंड इट इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट ऑप्शन। जो ये पूरा जो हार्ट के प्रॉब्लम्स हैं, जो ब्लॉकेजेस है, उसको ट्रीट करने के लिए जब तक सर्जरी नहीं होगी वो इनकम्प्लीट है। सर्जरी तो बल्कि मैं कहूँगा कि इट इज़ अ वेरी क्रूशियल पार्ट। ऐसा है ही नहीं। क्या है कि जो कॉरोनरी आर्टरीज हमारे दिल की है, उनमें जब कैल्शियम ज़्यादा डिपॉजिट हो जाता है और एक क्रिटिकल लेवल तक पहुंच जाता है, जब 70% से ज़्यादा वो जो उसका रास्ता नैरो हो जाता है, तब हमें एंजाइना होता है या फिर उसके अंदर कोई खून का क्लॉट बन जाता है और इमीडिएट हार्ट अटैक होने वाला होता है। तो दैट इज़ ऑल्सो अ टाइम व्हेन इमरजेंसी ट्रीटमेंट इज़ रिक्वायर्ड। तो हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस आज की तारीख में कोरोनरी आर्टरी डिजीज के लिए या तो मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, वो तब पॉसिबल होता है जब अगर पेशेंट के जो ब्लॉकेजेस हम बात करते हैं वो क्रिटिकल लेवल से काफ़ी कम होते हैं। अगर उन्हें अर्ली हमने पिकअप कर लिया तो हो सकता है कि दवाइयों से ट्रीट हो जाए। जैसे किसी का 30% ब्लॉकेज निकला या 50% ब्लॉकेज निकला, अगर सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी उसने करवाई या फिर एंजियोग्राफी करा करके ये पता चला, तो फिर उसे ऐसे पेशेंट्स को मेडिकल ट्रीटमेंट होती है। सेकंड ऑप्शन जो ज़्यादा प्रेवलेंट है दैट इज स्टेंटिंग। अब एंजियोप्लास्टी स्टेंटिंग भी हर मरीज के लिए और हर सिचुएशन के लिए एडवाइजेबल वैसे तो नहीं है, क्योंकि इट इज़ अ ऑप्शन वेयर आर्टिफिशियल स्टेंट और अ मेटल पीस उसको इंसर्ट किया जाता है हार्ट की कोरोनरी आर्टरी में। जो ब्लॉकेज है उसको पहले एक पतले तार से उसको क्रॉस किया जाता है, फिर वो चैनल को एक बलून से फुलाया जाता है और उसके बाद में उसकी जो ब्लॉकेज की लंबाई होती है वो उसके हिसाब से वो कार्डियोलॉजिस्ट उसको जज करके उसके अंदर एक जो छल्ला कॉमन
टर्म्स में जो बोलते हैं, मेटल पीस होती है, जी वो फिर उसमें फिट करते हैं ताकि वो जो अभी जो ब्लॉकेज को जो फुलाया है वो वापस से कोलैप्स होकर बंद ना हो जाए। हम्म तो नॉर्मली अगर किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, कोई मेजर हार्ट अटैक हो रहा है और इमीडिएटली हॉस्पिटल पहुंच पाए हैं और उनकी एंजियोग्राफी में ये पता चलता है कि सिर्फ सिंगल आर्टरी इज ब्लॉक्ड, देन एंजियोप्लास्टी इज एडवाइजेबल। बट इफ देर आर मल्टीपल ब्लॉकेजेस, जैसे कि अगर मान लीजिए कि 2 या 2 से ज़्यादा ब्लॉकेजेस निकले, जी या फिर कुछ कुछ ऐसी क्रिटिकल पोजीशंस होती हैं जहाँ पे एंजियोप्लास्टी की बजाय सर्जरी ही फर्स्ट ऑप्शन होती है, तो वो क्या होती है? अगर तो लेफ्ट मेन कॉर्नरी आर्टरी जो बोलते हैं, हमारी हार्ट की 2 कॉर्नरी आर्टरीज मोटी मोटी होती है, एक लेफ्ट साइड होती है और एक राइट साइड होती है। जी ये दिल को ही ब्लड सप्लाई पहुंचा करके ऑक्सीजन सप्लाई पहुंचाना इनका काम होता है, जी तभी हमारा हार्ट नॉन स्टॉप काम कर सकता है और पंप कर सकता है। हम्म, अब जो लेफ्ट साइड की आर्टरी जो हम उसमें लेफ्ट मेन बोलते हैं, वो निकलने के बाद वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। एक तो कहते हैं एलएडी, हमारी टर्म्स में बोलते हैं, जो हार्ट के आगे के सरफेस को खून पहुंचाती है, और एक होती है एलसीएक्स करके हम उसे बताते हैं, जी वो हार्ट की बैक साइड की ब्लड सप्लाई पहुंचाती है। ठीक है अब अगर जो लेफ्ट मेन, जैसे आप समझ सकते हैं कि लेफ्ट मेन जो मेन पाइपलाइन जहाँ से शुरू हुई, अगर वहाँ क्रिटिकल ब्लॉकेज निकल आया जैसे 90% 80%, तो ऐसे में छेड़ा छेड़ी मतलब कोई भी और टेक्नोलॉजी से करनी नहीं चाहिए, क्योंकि इंस्टेंट ऐसे में ड्यूरिंग प्रोसीजर मरीज की डेथ भी हो सकती है, या जो खराब हार्ट बीटिंग बोलते हैं, हार्ट की बीटिंग गड़बड़ा जाती है और हार्ट अरेस्ट हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए एडवाइजेबल होता है जब लेफ्ट मेन ब्लॉकेज हो या फिर और 3 आर्टरीज में ब्लॉकेज निकल आता है, जिसे हम ट्रिपल वेसल कॉरोनरी आर्टरी डिजीज बोलते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए भी बाईपास सर्जरी इज द गोल्ड स्टैंडर्ड फर्स्ट ऑप्शन एंड द सेफेस्ट ऑप्शन। दूसरा होता है जब अगर आर्टरी आपकी 100% ब्लॉक पाई गई और इतना ज़्यादा कैल्शियम है कि कोई तार भी नहीं जा सकता है, तो एंजियोप्लास्टी ऐसी सिचुएशन में फेल हो जाता है। तो दीज पेशेंट्स आर सूटेबल फॉर कोरोनरी आर्टरी बाईपास, और उनमें बाईपास से नई नस जुड़ जाती है। ठीक है। और आजकल ये भी साबित हो गया है कई स्टडीज से कि डायबिटिक पेशेंट्स और पेशेंट्स जिनके हार्ट फंक्शन कमजोर पड़ गए हैं, जो हम इको टेस्ट करते हैं, इको टेस्ट से पता चलता है कि हार्ट पावर नॉर्मल है या कमजोर पड़ गया है, तो ऐसे पेशेंट्स में भी बाईपास सर्जरी ही एक विकल्प रह जाता है। ओके, तो बहुत सारे टेस्ट और पैरामीटर से समझ में आ जाता है कि ये कैंडिडेट बाईपास सर्जरी के लिए ही है। हाँ, मैंने पहला सवाल इसलिए जो आपसे पूछा कि सर्जरी ही बाईपास नहीं हो सकती, लोग डरते बहुत ज़्यादा हैं। जैसे ही उसको बता दिया जाए कि भाई आपकी बाईपास करनी पड़ेगी, तो आपसे भी आई एम श्योर पूछते होंगे, डॉक्टर साहब दवाओं से काम नहीं चलेगा, अच्छा स्टेंट डाल दीजिए, ऐसा होता है? देखिए, ये दिस इज बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस। जो आजकल लोग वैसे भी सर्जरी के नाम से डर जाते हैं, बट ये डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आजकल जो टेक्नोलॉजी और मेडिकल एडवांसमेंट पिछले 30-40 साल में जो हुआ है, उससे बाईपास सर्जरी या हार्ट की सर्जरी में एक रिवॉल्यूशन आ गया है, और वो 99% सक्सेसफुल होती है, और जो टेक्नोलॉजी की वजह से इतना स्मूथ हो गया है, बीटिंग हार्ट बाईपास होता है, तो मतलब हार्ट को कुछ रोकना नहीं पड़ता है, हार्ट अपने आप बीट करते रहता है, और जो जो नसें ब्लॉक है उन पे जहाँ जहाँ नया मतलब बाईपास जोड़ना है, तो वो बीटिंग हार्ट में ही हो जाता है। और पहला दूसरा मिथ ये है कि लोगों को ये लगता है कि अरे भाई हार्ट सर्जरी होगी तो हार्ट छाती में से बाहर निकाल दिया जाएगा, पहले और ऐसा ऐसे विजुअल्स देखते थे हम कि हार्ट इधर किसी मशीन में रखा हुआ है। नहीं, वो सिर्फ ये एक मिथ है जी। सिर्फ हार्ट ट्रांसप्लांट एक ऐसी सर्जरी है जब आपका हार्ट बिल्कुल ही फेल कर गया और बहुत फैल गया और कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तब हार्ट ट्रांसप्लांट होता है। तो हार्ट ट्रांसप्लांट ही एक मात्र ऐसा ऑपरेशन है जिसमें हार्ट को छाती से बाहर निकाल करके दूसरा जो डोनर हार्ट को उसमें लगाया जाता है। बट कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी ये नहीं है। कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी में सिर्फ हार्ट अंदर ही अंदर रहता है, सिर्फ उसको एक्सेस करने के लिए या तो सर्जन्स जो कन्वेंशनल ऑपरेशन जो ट्रेडिशनल सब जगह होते हैं, वो मिडलाइन जो आपकी छाती है, ये जो हमारी दोनों साइड पसलियाँ जोड़ती है, इसे ब्रेस्ट बोन बोलते हैं,
इसको डिवाइड किया जाता है, सर्जिकली कट किया जाता है और फिर हार्ट एक्सेस करके और उसमें जहाँ जहाँ जरूरत होती है, हार्ट दिल धड़कते रहता है, दिल को रोकना नहीं है और वो ऑपरेशन हो जाता है। और ऑपरेशन के बाद पेशेंट यूजुअली 1 हफ्ते के अंदर डिस्चार्ज हो जाते हैं। और जो ऑपरेशन के पहले करते आए हैं सब जो काम, वो विदिन 1.5 to 2 months ऑफ स्लो एक्टिविटी सब कुछ वापस से रिगेन करते हैं। तो बेनिफिट ये है बाईपास सर्जरी से कि भाई आपका हार्ट एक तो पूरी तरह से प्रोटेक्ट हो गया और अगर हम मान लो कमजोर भी पड़ा था तो चांसेस ये है कि 10-20% वो हार्ट का पावर भी रिगेन हो जाता है। ओके। और आप जो पहले कर पाते हैं वो सब कर पाते हैं, मतलब जैसे ट्रैवल हो गया या आपकी जो भी कोई फिजिकल डे टू डे एक्टिविटीज हैं, सब कुछ, वजन उठाना, तो ये सब एक मिथ्स है। और जिसकी वजह से आजकल मैं तो ये कहूँगा कि जैसे गॉल ब्लैडर सर्जरी है और आपकी कैटरेक्ट सर्जरी हो गई या हर्निया ऑपरेशन हो गया, तो इतना सेफ हो गया है बाईपास सर्जरी। लोग मान जाएं तो बड़ी बात है। मुझे भी सोचने में वक्त लग रहा है कि कैटरैक्ट और बाईपास। हाँ जी ऐसा है। चलिए, आपने सर 2-3 चीजें कही। एक तो ग्राफ्ट लगाने की आपने बात कही, दूसरा आपने कहा कि जो ब्रेस्ट बोन को ब्रेक करते हैं उस पर भी आऊंगी। उससे पहले आपने कहा कि अगर कैल्शियम डिपोजिशन हो जाता है वहां से हार्ट डिजीज शुरू होती है। लोग जब सुनते हैं तो उनको लगता है कि क्या कैल्शियम जाके जमा हो गया है, वो ऐसा डे टू डे लाइफ में क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से, जिसे आप कैल्शियम कह रहे हैं, वो डिपॉजिट हो रहा है, वो क्या है? वो एक्चुअली कैल्शियम तो ये है कि एक डिजीज होता है शरीर में, एथेरोस्क्लेरोसिस जी। मतलब कि आपके अंदर टेंडेंसी रहती है कि आफ्टर बर्थ धीरे धीरे जैसे एजिंग होती है, राइट आफ्टर चाइल्डहुड, ये एथेरोस्क्लेरोसिस होने की प्रक्रिया पहले धीमी होती है यंग एज में और फिर बढ़ती रहती है। मतलब ये है कि आपकी जो धमनियां हैं शरीर में, उनकी लाइनिंग में धीरे धीरे विकार पैदा होता है। मतलब क्योंकि क्या होता है कि आपका या तो बॉडी, जैसे जो कोलेस्ट्रॉल हम बोलते हैं, जो हार्मफुल पार्टिकल्स होते हैं, लिपिड्स के अलग अलग पार्टिकल्स होते हैं, वो धीमे धीमे जमना शुरू होते हैं। और इसकी कई वजह है। आज हमें क्यों इतने सारे हार्ट पेशेंट्स देखने को मिल रहे हैं? क्योंकि एक तो डायग्नोसिस बेटर हो गई है, कई टेस्ट ऐसे आ गए हैं कि हम पहले से ही इनका टेस्टिंग करके पता लगा लेते हैं कि ये फला फला व्यक्ति को एट रिस्क है हार्ट प्रॉब्लम होने का। तो धीमे धीमे वो कोलेस्ट्रॉल जब सॉफ्ट होता है तो एक फैटी, मतलब सॉफ्ट प्लाक बोलते हैं उसे, वो जो धमनियों की इनर लाइनिंग की दीवार के अंदर जमने लगता है। और पहले वो पूरा रास्ता नहीं बंद करता, पर धीरे धीरे उस पे एक्स्ट्रा जो प्लेटलेट हम बोलते हैं हमारे शरीर के, ये सब ऐसे जुड़ने लगते हैं और वो सख्त बनने लगता है। तो वो प्लाक बोलते हैं हमारी भाषा में। तो वो जब हार्ड हो जाता है और जो रास्ता नैरो करता है तो फिर हार्ट अटैक होने के चांसेस होते हैं, या प्लाक रप्चर होकर के भी खून का थक्का जमने से भी होता है। इसी को हम मोटे तौर पे कैल्शियम डिपोजिशन कहते हैं। और इंडिया में यस, ये कैल्शियम डिपोजिशन, इसी वजह से मैं कह रहा हूँ ये एक एथेरोस्क्लेरोसिस को भी कैल्सिफिकेशन के तौर पे। एक तो आपने डॉक्टर साहब कहा कि एज के साथ साथ हमारी धमनियों में, हमारी बॉडी में टेंडेंसी है कि ऐसे डिपोजिशन होते जाएंगे। क्या हमारी अपनी गलतियों से भी किसी में ज्यादा चांसेस हैं कि उसमें कैल्शियम डिपॉजिट हो जाएगा? नहीं, ये है ही, क्योंकि इंडिया इज नाउ बिकमिंग नॉट ओनली द डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, बट ऑल्सो इसी के लिंक्ड ये है कि हार्ट प्रॉब्लम्स भी बढ़ रहे हैं, ग्लोबली बढ़ रहे हैं, बट इंडिया में भी वो बहुत ज़्यादा। और आप देख रहे हैं कि हर रोज हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं हम सुनते हैं कोई भी न्यूज़ के इतना यंग था, इतना फिट था पर्सन, बट सडनली उसकी डेथ हो गई, कहीं कोलैप्स कर गया, हार्ट प्रॉब्लम हो गई। तो दिस इज बिकॉज ऑफ बेसिकली लॉट ऑफ थिंग्स हैव चेंज्ड इन द लास्ट 40-50 ईयर्स। एक तो ये है कि हमारे इंडियंस, हमारे में जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन है हार्ट डिजीज के लिए। वेस्टर्न पॉपुलेशन के हिसाब से हमारे जीन्स में थोड़ा सा वो है कि हम थोड़ा हार्ट डिजीज के लिए प्रोन है। दूसरा होता है हमारे दिल की जो कॉरोनरी आर्टरीज की साइज है, वो हमारे जो रेस है, इंडियन रेस की कद काठी के हिसाब से थोड़ी नैरो होती है। तो इस वजह से भी ये प्रॉब्लम एक्सेंचुएट होती है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आज की लाइफस्टाइल बहुत स्ट्रेसफुल हो गई है।
अब स्ट्रेस कई तरह के होते हैं, जैसे कि इमोशनल स्ट्रेस हो गया, वर्क प्लेस स्ट्रेस हो गया, या फिर कोई फैमिली स्ट्रेस हो गया। तो स्ट्रेस इज ऑल्सो अ बूस्टर विच इंक्रीजेस दिस एथरोस्क्लेरोसिस के प्रोसेस को, और आपके शरीर की जो आर्टरीज हैं उनमें एक वास्कुलर इन्फ्लेमेशन नाम की बीमारी होने लगती है। वो होता है कि जो हमारी धमनियों की लाइनिंग में भी खराबी जल्दी से पैदा होती है, और उसको ट्रिगर करने के लिए कई फैक्टर्स होते हैं जी। जैसे हाई ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज हो गई, फिर लोग स्मोकिंग करते हैं, और आजकल ये हो गया है कि लाइफस्टाइल सिडेंट्री हो गई है। मतलब ये कि भाई ऑफिस गए, चेयर पे बैठे, एसी में बैठे, काम किया, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी की नहीं, घर गए, टीवी देखा, खाया पिया और सो गए। तो व्यायाम मिसिंग है, और इसकी वजह से मोटापा, ओबेसिटी भी बढ़ रहा है। And on top of that, this lifestyle, and then we have got air pollution, which also contributes. Air pollution की वजह से भी ये आपकी जो vascular inflammation की प्रक्रिया ट्रिगर होती है, तेज हो जाती है। तो ऐसे सारे बहुत सारे हैं, और स्मोकिंग और अल्कोहल तो है ही। तो these are also the risk factors which have made कि भाई यंग एज में भी हमें हार्ट प्रॉब्लम्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो जेनेटिक्स का हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा जो आर्टरीज का मेकअप है उसका हम कुछ नहीं कर सकते, पोल्यूशन का हम काफ़ी हद तक अभी तक तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हाँ जी। लेकिन लाइफस्टाइल पर हम काम कर सकते हैं। हाँ, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड अर्ली डिटेक्शन। तो अर्ली डिटेक्शन में यही है कि भाई आप यंग एज से ही, जैसे अगर 30-35 है, या इवन बेटर अगर 25 पे, यू स्टार्ट टू नो योर नंबर्स। मतलब अपने शरीर को जानो। तो ये नहीं कि भाई मैं बाहर से, भाई मैं तो यार एकदम फिट हूँ, मेरे को क्या टेस्ट कराने की जरूरत है, अरे डॉक्टर तो कुछ भी बहला देंगे, डॉक्टर कुछ भी डरा देंगे। तो ऐसा नहीं है। बट आप अगर अपना समय से अगर कुछ ब्लड टेस्ट, जैसे कि आपने ब्लड प्रेशर चेक करवा लिया, आपने एक बार HbA1c या फास्टिंग ब्लड शुगर करा लिया, और 25 या 30 के एज पहुंचने पर एक बार अपना लिपिड टेस्ट और वो करा करके चेक कर लिया। बल्कि अगर आपके फैमिली में कोई हिस्ट्री है हार्ट प्रॉब्लम की, तो दिस शुड बी डन मच अर्लियर। Nowadays, even after the age of 15 or 20, it is advisable if there is a family history of heart disease, तो ये जल्दी चेकअप करना चाहिए। ये बेसिक टेस्ट हैं, आप अपना ब्लड प्रेशर, और शुगर, अगर नॉर्मल है तो आप फिट रहे, 5 साल में करिए। बट अगर कोई एबनॉर्मलिटी है तो हर 3 साल में चेक करिए। अब डॉक्टर साहब बाईपास पे लौटते हैं। आपने जैसे कहा कि ब्रेस्ट बोन को कट करके हम जगह बनाते हैं, तो लोग इससे डरते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मतलब छाती की जो हड्डी है उसको तोड़ दिया जाएगा तो उससे भी प्रॉब्लम हो जाएगी। ये ज़रूरी हिस्सा है ऑपरेशन का? नहीं, देखिए, कन्वेंशनल जो कोरोनरी आर्टरी बाईपास या बाईपास सर्जरी हम बोलते हैं, वो ट्रेडिशनली और कन्वेंशनली ज़्यादातर सेंटर्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड में यहाँ मिडलाइन बोन को सर्जिकली कट किया जाता है। तो वो एक क्लीन कट होता है एसेप्टिक कंडीशन में। तो इससे क्या होता है कि जैसे छाती पूरी खुल जाती है, और छाती के अंदर हार्ट को डायरेक्ट हम देख पाते हैं, और उसकी अगर कोई भी जो दिक्कतें अगर साथ में भी है, जैसे कि मान लीजिए कि बाईपास के अलावा और कोई भी इलाज करना है, कोई वाल्व चेंज करना है, या कोई हार्ट के अंदर होल है उसे भी बंद करना है, तो ऐसी सब चीज़ें भी इसके साथ हो पाती है। और ये फिर सर्जरी के बाद में, जैसे मैंने बताया, उसको बढ़िया तरीके से फिक्स किया जाता है स्टर्नल वायर्स से। तो ये एक परमानेंट वो फिर हील हो जाता है। जैसा शरीर में कोई भी बोन होता है हमारा, जैसे हड्डी टूट गई तो उसके लिए रॉड डलती है या स्क्रू डलती है, उसी हिसाब से ये हील कर जाता है स्मूथली, और लाइफ लॉन्ग फिर दिक्कत नहीं देता। अच्छा, वो कितना समय लगता है इसको हील करने में? देखिए, सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी, बाईपास सर्जरी के बाद 1 हफ्ता से ज़्यादा नहीं लगता है पेशेंट्स को हॉस्पिटल स्टे में। कई बार तो फिट पेशेंट्स यूजुअली 5th-6th डे पे भी घर चले जाते हैं। एंड देन स्लो दिस बोन एंड दिस वुंड्स टेक अबाउट 2 to 3 weeks टू हील। बोन को अच्छे से मजबूत बनने में, जैसे शरीर में कोई भी बोन होता है उसको मजबूत बनने में 6 से 8 हफ्ते लगते हैं। तो वो समय निकल जाता है, तो बाकी लाइफ एकदम बढ़िया रहती है। हमने देखा है कि बाईपास सर्जरी के बाद अक्सर पेशेंट यहाँ एक बेल्ट लगा के रखते हैं, वो इसीलिए ज़रूरी होती है?
वो बेल्ट इज कॉल्ड अ चेस्ट बाइंडर। जी। वो एक सिंपल वेलक्रो का एक पैड होता है यहाँ सॉफ्ट, और क्या है कि पेशेंट्स लगाते हैं तो उन्हें थोड़ा एक रिलीफ मिलता है, स्ट्रेस और जर्क्स कम लगते हैं। तो वो जब हीलिंग फेज होती है पहले के, जो मैंने जैसे बताया कि 5-6 हफ्ते, तब अगर पेशेंट्स इसको इस्तेमाल करते हैं अपनी डे टू डे एक्टिविटी में, उठने बैठने, या अगर खांसी आए तो भी कोई जर्क्स ना लगे और उनको थोड़ा रिलीफ मिले, इस वजह से। इट इज ओनली एक्सटर्नल सपोर्ट, राइट। इट इज नॉट के दैट विल ओनली प्रिवेंट हीलिंग, बट जी। एक एक्सटर्नल सपोर्ट है। जब आप कह रहे हैं आप जब बाईपास करते हैं तो मान लीजिए हार्ट की कोई मेन पाइपलाइन है जो पूरी तरह से ब्लॉक है और वो स्टेंट से खुल नहीं सकती या दवाओं से भी नहीं खुल सकती, फिर आप ग्राफ्ट लगाते हैं, तो ये जो ग्राफ्ट है ये क्या होता है और आजकल ग्राफ्ट कहाँ से लिया जाता है? अब कॉरोनरी आर्टरी बाईपास नाम ही जैसे अपने आप को सजेस्ट करता है कि जैसे हम अगर हाईवे पे चल रहे हैं और आगे अगर जाम हमें मिलता है तो हम बाईपास का रास्ता ले लेते हैं और वापस से आगे जहाँ जाम खत्म होता है वहाँ हाईवे पे वापस आ जाते हैं। जी। तो उसी तरह से जो दिल की जो हमारी कॉरोनरी आर्टरी है वो जहाँ ब्लॉक है उसके आगे हेल्दी एरिया है, बट वो हेल्दी एरिया स्टेंट या उससे नहीं पॉसिबल होती। तभी हमें जब सर्जरी हम करते हैं तो हमें वो पता होता है कि ये सॉफ्ट स्पॉट अच्छा है उसके आगे का, ब्लॉक के आगे का, उस जगह उसे खोल करके एक नया ट्यूब, जिसे हम ग्राफ्ट बोलते हैं, वो ट्यूब या कंडुइट बोलते हैं, वो शरीर के कोई भी अंग से ले सकते हैं। नॉर्मली क्या है कि पाँव में नेचर ने वेन्स दी हुई है ब्लड सर्कुलेशन के लिए, जिससे कि ब्लड वापस लौटता है हमारे हार्ट तक। जी। तो 2 तरह की वेन्स दी हुई है, एक तो होती है स्किन और फैट के नीचे ही वेन की चैनल चलती है, और एक और गहराई में मसल्स में चलती है। जी। तो इसी वजह से जो ऊपर की स्किन के नीचे की जो वेन, जो सैफेनस वेन बोलते हैं हमारी, वो बहुत आइडियल होती है क्योंकि वो मैच करती है साइज में और लेंथ उसकी एडिक्वेट मिल जाती है। तो बाईपास में उसका जो भी जितना सेगमेंट चाहिए होता है, जितने सेंटीमीटर का, वो निकाल करके उसे स्पेशली ट्रीट करके उसको फिर जोड़ा जाता है ताकि एक नया कनेक्शन बन जाता है ब्लड सप्लाई के लिए। और इससे भी ऊपर जो छाती के अंदर इंटरनल मेमोरी आर्टरी होती है, जो आर्टीरियल ग्राफ्ट्स बोलते हैं। अब ये आर्टीरियल ग्राफ्ट्स इसलिए बेहतर होते हैं वेन के मुकाबले क्योंकि इनके बनावट ही कुछ खास होती है। अच्छा। हाँ, इनकी जो लाइनिंग होती है, इसके अंदर जो एथेरोस्क्लेरोसिस जो मैंने बताया, जो कोलेस्ट्रॉल जमने की क्षमता, वो रेजिस्टेंट होती है। अच्छा। सो दैट्स व्हाई दे आर प्रेफरेबल, इनमें कम जमे। यस। एंड दूसरा ये होता है कि इनकी लाइनिंग, ऑफ कोर्स जो भी हम जो ग्राफ्ट की बात कर रहे हैं, दे आर ऑल लिविंग थिंग्स। तो इस वजह से क्या है कि बॉडी के पार्ट को रिकॉग्नाइज करती है और लंबे समय तक वो कारगर रहती है, इफेक्टिव रहती है, ब्लॉक नहीं होती है। और दूसरा जो आर्टीरियल ग्राफ्ट्स बोलते हैं, उनमें स्मूथ मसल जो हमारे शरीर का होता है वो बहुत कम एलिमेंट होता है। ओके। तो इंटरनल मेमोरी की खासियत ये है, स्मूथ मसल बहुत कम होने की वजह से उसमें कभी भी सिकुड़न या नैरोइंग नहीं आती अपने आप। और तीसरी इम्पोर्टेंट चीज होती है कि इसकी लाइनिंग जो होती है, ऐसी कुदरत ने बनाई है कि वो नाइट्रिक ऑक्साइड एक खास केमिकल है जो रिलीज करती है। अच्छा। तो नाइट्रिक ऑक्साइड अपने आप में इट इज रिलैक्सिंग सब्सटेंस। तो वो अपने आप वो जो धमनी जो लगाई है उसको रिलैक्स रखती है, और दिन ब दिन बाईपास एक बार जुड़ जाता है तो ओवर द टाइम, ओवर द ईयर्स, वो इनफैक्ट बड़ा भी हो जाता है। तो हम ये कह रहे हैं कि मरीज को बेहतर पाइपलाइन मिल गई। हाँ, तो एक ड्यूरेबल जो 20 से 25 साल तक भी चल सकती है। तो नॉर्मल कॉम्बिनेशन हम जब बाईपास करते हैं तो एक आर्टरी लगाते हैं और एक्स्ट्रा वेन्स लगाते हैं, या तो फिर हम लेफ्ट और राइट दोनों ही निकाल करके उनका एक वाई कॉम्बिनेशन बनाते हैं, और फिर वो कॉम्बिनेशन से 3 या 4 या उससे भी ज़्यादा अगर ज़रूरत होती है तो बाईपासेस हो जाते हैं, जितने ब्लॉक हैं उसके हिसाब से। हाँ जी। एक बार एक मरीज की बाईपास हो गई तो दोबारा नौबत आ सकती है? हाँ, देखिए, बाईपास या स्टेंट, दीज आर प्रोसीजर्स रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट फ्रॉम फर्दर डैमेज, या जो इंस्टेंट डैमेज हो रही है उसे रोकने के लिए। अब क्या है ना कि
स्टेंट एक फॉरेन सब्सटेंस होता है, फॉरेन बॉडी है, मतलब शरीर का पार्ट नहीं है, तो उसमें तो चांसेस ये हो सकते हैं कि स्टेंट के आगे या पीछे अगर पेशेंट ने ठीक से केयर नहीं की, मेडिसिन टाइम से नहीं ली, या उसकी क्या लोकेशन थी या क्या सिचुएशन थी वो ब्लॉकेज की, तो दोबारा ब्लॉकेज बनने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा रहते हैं। स्टेंटिंग का मैं कह रहा हूँ, यूजुअली 5% चांसेस रहते हैं विद इन 6 months to 1 year दोबारा ब्लॉकेज होने की। और सेम टाइम बाईपास सर्जरी में ये काफ़ी इंटरनेशनल रिसर्चेस और उन्होंने प्रूव किया है कि एक बार बाईपास अच्छे से हो जाता है तो वो बजाय के मल्टीपल स्टेंट्स के बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है, मतलब 15 साल 20 साल या उससे भी ज़्यादा। और उसमें पेशेंट को बार बार दिक्कतें आने के चांसेस या रीक्लॉटिंग के चांसेस कम होते हैं। हालांकि उसमें भी होना तो संभव है, क्योंकि नेचुरल जो बाकी हमारी डिजीजेस है, जैसे डायबिटीज़ हो गई या हाइपर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हो गए, या फिर आपने स्मोकिंग करते रहे पेशेंट्स, ठीक से रेगुलरली मेडिसिन जो ब्लड थिनर्स और जो भी बताई गई है टाइम टू टाइम नहीं ली, अपना ब्लड प्रेशर चेक नहीं किया या फॉलोअप छोड़ दिया कि सोचा कि अब तो मैं ठीक हूँ, तो उनमें रिस्क तो बन सकती है। बट देन दे आर ऑल ट्रीटेबल और अचानक से कोई दिक्कत नहीं आती है। ये इस पर है कि कितनी मेंटेनेंस आप रखते हैं। हाँ, यही है कि गाड़ी की ठीक टाइम से सर्विसिंग कराते रहें, और एक बार आप झटका या वो आप झेल चुके हैं तो बी अलर्ट। कोई ऐसा काम है जो बाईपास सर्जरी कराने के बाद पेशेंट नहीं कर सकता? मेरी नॉलेज में तो ऐसा कोई भी काम नहीं है जो बाईपास सर्जरी के बाद नहीं करा सकते। आपने कई सारे इंस्टेंसेस, कई वेल नोन सेलिब्रिटीज़ के भी देखे होंगे जिन्होंने बाईपास सर्जरी कराई और लाइफ लॉन्ग अच्छे रहे। आप इंटरनेशनल सेलिब्रिटी देख लीजिए, जैसे बिल क्लिंटन की बाईपास हुई और अभी तक भी वो बिल्कुल बढ़िया अपना अभी तक भी काम कर रहे हैं। और मनमोहन सिंह एक बड़े उदाहरण है। डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे जो प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, तो उनका भी बाईपास हुआ था और उसके बाद वो 10-12 साल तक एक्टिव ड्यूटी में डेली, मतलब 14 आवर्स और 15 आवर्स ही वाज वर्किंग। सो और कई इंस्टेंसेस ऐसे हैं कि बाईपास सर्जरी के बाद में जो देखो मन से जो स्ट्रांग होता है, विल पावर जिसका होता है, दे हैव बीन गुड मैराथनर्स ऑल्सो। उन्होंने मैराथन तक दौड़ी है, एवरेस्ट पे भी चढ़ाई की है और डे टू डे बहुत अच्छे से अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। क्या उम्र कोई रिस्ट्रिक्शन है बाईपास के लिए? अगर बहुत ज़्यादा उम्र है या बहुत कम उम्र है तो बाईपास नहीं करेंगे? नहीं, वो भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि देखिए एज क्या है, एज इज ऑलवेज जस्ट अ नंबर, एज इज अ साइकोलॉजिकल फिगर। बट हाँ, अगर आप मान लीजिए कि आप 70 के हैं पर आपकी जो इंटरनल जो पैथोलॉजी या वो है आपकी बॉडी की, जो भी जैसे आपका किडनी हो गया, लिवर हो गया या लंग्स हो गया, ये सब अगर अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, जो टेस्टिंग से पता चलता है, देन योर बायोलॉजिकल एज इज द सेम एज योर क्रोनोलॉजिकल एज। बट अगर आप इवन एट द एज ऑफ 90 और 93 पेशेंट्स हैव अंडरगॉन सर्जरी, even 96-year-olds have undergone surgery and they have lived a long life. So beyond 100 also they have lived. There are instances. So बड़ी एज कोई डेटरेंट नहीं है, पर हाँ सर्जन्स ये डिसाइड करते हैं कि उनका जो बॉडी का जो हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म या हमारा बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, ये झेलने लायक है, तो ये जेनेटिक मेकअप से भी होता है। हाउ गुड यू हैव मेंटेन्ड योर बॉडी। एंड यंग एज में भी होते हैं। नाउ जैसे मैंने कहा कि हार्ट डिजीज इतना प्रेवलेंट हो गया है, आप सुन रहे होंगे कि स्टेंट भी 15, 16, 17 साल के बच्चों में भी डले हैं, और सर्जरी भी। मैंने खुद बाईपास सर्जरी आई हैव डन इन अ यंग बॉय हु वाज जस्ट 24 years old. Yes, and I have done a bypass in him, and I had also to remove, he also had blockages in his brain arteries. तो वो क्रिटिकल ब्लॉकेज थी। तो जब हम मेजर सर्जरी करते हैं तो हम ब्रेन की आर्टरी, लेग की आर्टरी, सबका डॉपलर करके भी चेक करते हैं कि शरीर में ये प्रॉब्लम को ट्रीट करने के पहले और कोई जगह तो नहीं है। तो उसको क्रिटिकल 90% ब्लॉकेज थी। एंड उसमें भी जो एंडाट्रैक्टमी बोलते हैं, मतलब जो पूरा जो कैल्शियम और जो कोलेस्ट्रॉल है उसको हटा करके उसमें पैच लगा करके
ब्रेन की आर्टरी का भी साइमल्टेनियस ऑपरेशन किया हुआ है. So ओके. that is the youngest which I have done, but there have been instances जहाँ और young age में भी bypass हुए हैं. तो इतने यंग एज में अगर बाईपास की नौबत आ रही है तो वो लाइफस्टाइल तो उतना नहीं, बड़ा फैक्टर नहीं. उसमें जैसे ये पर्टिकुलर केस में बता रहा हूँ, उसमें एक तो फैमिली हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग थी. बावजूद उसके वो कंप्यूटर्स और वो सीख रहा था, स्टूडेंट था, बट ही हैड स्टार्टेड स्मोकिंग, नोइंग दैट फैमिली में ये हिस्ट्री है. दूसरा उसकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल थी. तो कहीं ना कहीं कोई कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है, जो कई बार हम जैसे सेलिब्रिटीज की जब बात करते हैं कि भाई आज सो एंड सो सेलिब्रिटी अचानक मर गए, अरे वो बहुत फिट थे, पर ऐसा क्यों हुआ. जसपाल राणा का ही केस आज हाँ, इट्स वेरी शॉकिंग कि एट 49 इयर्स ही हैज डाइड ऑफ अ हार्ट अटैक. जो एक शूटर थे और जो शूटर थे तो स्पोर्ट्समैन थे. बट वी डोंट नो द बैक स्टोरी. समटाइम्स पीपल जो सोशल मीडिया में देखते हैं बस ये कि भाई वो बहुत फिट दिखते थे, वो एक स्टार थे, वो अपने वीडियो जिम और वर्कआउट के डालते रहते थे, तो वो कैसे हो सकता है. बट द बैक स्टोरी वी डोंट नो. मे बी ही इज अंडर सम टाइप ऑफ स्ट्रेस, ही इज लिविंग अ वेरी लाइफस्टाइल ऐसी कि भाई स्लीप भी नहीं मिल रहा हो ठीक से, वो भी कारण हो सकता है. क्या पता कि उनकी फैमिली हिस्ट्री क्या थी. और तो अब 2 सवाल डॉक्टर साहब मेरे हैं. फैमिली हिस्ट्री की जब हम बात करते हैं ना, तो लोग अक्सर ये सोचते हैं कि मम्मी पापा को तो अभी हुआ है तो वो हिस्ट्री में तो काउंट होगा नहीं. तो लोगों को ये समझाना कि फैमिली हिस्ट्री से क्या मतलब है, किस जनरेशन में अगर हार्ट अटैक या कोई ऐसा इंसिडेंस रहा है तो उसे कंसीडर करें लोग. देखिए, ऐसा नहीं है कि इमीडिएट जैसे हमारे पेरेंट्स हो गए तो उन्हीं में अगर है तो ही आपके अंदर होगा. अगर तो आपके ग्रैंड पेरेंट्स में भी, अब पहले क्या था कि पहले के टाइम में ऐसा होता था, अरे भाई वो तो घर में ही एकदम खत्म हो गए, पता नहीं, शायद हार्ट का ही बता दिया था. तो उस जमाने में तो इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, ट्रीटमेंट नहीं थी, हॉस्पिटल पहुंच भी नहीं पाते थे. तो दैट कुड ऑल्सो हैव बीन हार्ट डिजीज. बट व्हेन समटाइम इफ योर फादर और मदर और uncles they have undergone some type of stent treatment or some heart disease, then आपको अलर्ट हो जाना है. आपके जो बच्चे हैं अगर टीन्स तक पहुंच रहे हैं तो गेट देम प्रॉपरली स्क्रीन्ड फॉर, यही बेसिक टेस्ट करा लीजिए. और उसमें भी एक बेसिक टेस्ट होता है जो कोलेस्ट्रॉल के अलावा, जो हम कोलेस्ट्रॉल में आपको पता है कि जो लिपिड टेस्ट करते हैं उसमें 5 पैरामीटर चेक किए जाते हैं. एक तो टोटल कोलेस्ट्रॉल होता है, ट्राइग्लिसराइड होता है, HDL कोलेस्ट्रॉल, LDL कोलेस्ट्रॉल और VLDL. इसके अलावा भी एक प्रोटीन होता है लिपोप्रोटीन A. तो ये लिपोप्रोटीन A जिनमें लेवल ज़्यादा निकलते हैं ब्लड टेस्ट में, वो जेनेटिकली प्रोन होते हैं हार्ट डिजीज के लिए. अगर उनका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल लेवल पे भी होगा तब भी नॉर्मल मरीज के मुकाबले उनमें चांसेस ज़्यादा है हार्ट प्रॉब्लम होने की. तो दीज आर सम थिंग्स विच कैन बी पिक्ड अप एट अर्ली स्टेज, और प्रिकॉशनरी वो अपने आप को, अपनी लाइफस्टाइल को ढाल सकते हैं. इतने सारे बैटरी ऑफ टेस्ट हैं, कार्डियोलॉजी की फील्ड में खास तौर पर सबसे ज़्यादा टेस्ट हैं, लोग कंफ्यूज रहते हैं. तो हम जो अदरवाइज हेल्दी हैं, मान लीजिए फैमिली हिस्ट्री है या कोई रिस्क फैक्टर है, अभी तक उनको कोई दिल की बीमारी नहीं हुई, उन्हें आप क्या सजेस्ट करेंगे कि कौन से टेस्ट उनको साल में या 2 साल में एक बार तो कराने चाहिए? आई वुड सजेस्ट, अगर आप वैसे फिट हैं, आप यंग हैं, तो at the age of 30 at least first check your blood pressure, check your blood sugar. That includes your fasting blood sugar, HbA1c, and then you do your basic lipid test. इसके अलावा once in a lifetime you can check for lipid. अगर आपके फैमिली में हिस्ट्री है तो लिपोप्रोटीन A के लिए जरूर टेस्ट करवाएं. इसके बियॉन्ड एक बेसिक ECG और इको करवाएं. और जब आप ये सब टेस्ट अगर नॉर्मल आते हैं तो आप इन्हें एट अ ब्लॉक ऑफ से 5 इयर्स आप दोबारा रिपीट करके देखिए कि अब क्या पोजीशन है. ठीक है. इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट होता है, अगर डॉक्टर कह देते हैं कि ECG में कोई एबनॉर्मलिटी है, तब आप स्ट्रेस टेस्ट, जो TMT, जो कहते हैं कि ट्रेडमिल टेस्ट, दैट यू डू इट. And if that also is okay, then you repeat it after another block of 5 years. अब इसके अलावा इसके आगे टेस्ट आ गया है जो कहते हैं CT coronary angiography. जिन लोगों को फैमिली हिस्ट्री है, they can get it done even at the age of 25. तो इसमें 2 तरह से ये टेस्ट को पढ़ा जाता है, जो CT एंजियो बोलते हैं.
उसमें पहले तो कैल्शियम स्कोर करते हैं। हम्म, तो वो कैल्शियम स्कोर अगर 300 एक सर्टेन लेवल होता है, उससे अपना नॉर्मल साइड पे है, तो देयर इज नो नीड टू वरी कि अभी कोई ऐसा कोई हार्मफुल आपको हार्ट डिसीज अभी डेवलप नहीं हुआ है, एंड यू कैन टेक इट इजी एंड सिर्फ ब्लड टेस्ट और वो करके हर 5 साल पे आप देख सकते हैं। बट अगर वो कैल्शियम स्कोर ज़्यादा है, जैसे 400 या ऐसा, तो दैट इज़ अ अलार्म, एंड देन उसके साथ साथ सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी की जाती है। वो टेस्ट साइमल्टेनियस हो जाता है एक साथ में ही, जी, तो उससे पता चलता है अलग अलग आर्टरी में कितना कितना जो कोलेस्ट्रॉल या ब्लॉकेज बना है या है, तो दैट अलर्ट्स यू, एंड तो आप अपना लाइफस्टाइल तभी से सुधारने लगे। तो अपने रिस्क फैक्टर्स को पहचानिए। फैमिली हिस्ट्री का मतलब है अगर आपके माता पिता को भी आपके सामने रहते आपकी युवावस्था में आपने देखा है कि उनको आया है, तो उसे फैमिली हिस्ट्री मानिए और अपने रिस्क फैक्टर को उस तरह से असेस कीजिए। साल में एक बार टेस्ट कराइए, ज़रूरत पड़े तो 5 साल बाद रिपीट कीजिए। अगर आपके रिस्क फैक्टर्स आपने खुद बढ़ा लिए हैं, स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं, स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं, या फिर सोना कम कर दिया है, तो फिर टेस्ट जल्दी रिपीट कराइए। और अगर ये सब नहीं करेंगे तो कम से कम टेस्ट कराने की और कम से कम डॉक्टर्स के पास जाने की नौबत आएगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। थैंक यू पूजा जी, थैंक Thank यू you, फॉर sir. इनवाइटिंग मी, Thank थैंक you, यू। sir.